नमस्कार बच्चों। कक्षा 6 के बच्चे मेरे साथ हिंदी व्याकरण का पाठ 2 पढ़ेंगे। पाठ 2 वर्ण विचार। बच्चों, पाठ पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को फिर से कहूँगी कि इस कोरोना महामारी के चलते घर पर रहिए, घर पर रहकर ही अपना पूरा कार्य कीजिए और सुरक्षित रहिए। दूसरी बात, आपके माता पिता से कहूँगी कि जिन बच्चों की कोई फ़ीस रह गई है तो जल्दी से जल्दी विद्यालय में फ़ीस जमा करा दीजिए, क्योंकि आप सबका सहयोग हमारे लिए बहुत आवश्यक है। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं हम अपना पाठ 2 वर्ण विचार। वर्ण किसी भी भाषा की मूल इकाई है। जैसा कि हमने पहले भाषा में भी पढ़ा था, जब हम भाषा और व्याकरण पढ़ रहे थे, तो भाषा को बोलने के लिए वर्णों की आवश्यकता होती है और वर्ण सबसे मूल इकाई होती है। ये संबंधित भाषा के प्रत्येक शब्द में विद्यमान होता है और ये जो भी भाषा होती है उसमें विद्यमान रहती है। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं और शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। जैसा कि हमने वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार में पढ़ा था। अनेक वाक्यों को मिलाकर हम कहानी, निबंध, नाटक आदि साहित्य की रचना करते हैं। इस प्रकार भाषा का निर्माण होता है। वर्ण के बिना भाषा का निर्माण नहीं हो सकता। जब तक हमें वर्ण ही पढ़ना नहीं आएगा, समझना नहीं आएगा, तब तक हम किसी भी भाषा के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते। अब हम चित्रों के माध्यम से देखेंगे। ये चित्र कुछ इसमें दिए गए हैं कि हमें किस तरह से भाषा को पढ़ना और समझना है। नीचे दिए गए चित्रों को देखिए, पढ़िए और समझिए। पर्वत। अब इसमें पर्वत के लिए अलग अलग अक्षरों को दिखा दिया गया और उनको जोड़कर एक बना दिया गया। जैसे बच्चों, यहाँ हलंत लगा होता है, ये इसको हलंत कहते हैं। और ये हलंत, इसका मतलब होता है कि हमने जो अक्षर पढ़ा है वो अभी अधूरा है, उसे स्वर की आवश्यकता है। और जब उसके साथ प्लस या जोड़ लगा के अ जुड़ जाता है, यानी कोई स्वर जुड़ जाता है, तब वो अपने आप में पूरा हो जाता है और ये हलंत हट जाता है। अब इसमें प प्लस अ प्लस र प्लस ब प्लस अ प्लस त प्लस अ क्या बन गया? पर्वत। यानी प, जब हम प का उच्चारण करेंगे तो अ का उच्चारण स्वयं ही, अ की ध्वनि हमें स्वयं ही सुनाई देगी। पर, र, फिर ब के साथ भी आ जुड़ा हुआ है, त के साथ भी आ जुड़ा हुआ है, तो ये बना हमारा पर्वत। यह है व्याकरण। ब के साथ आ नहीं जोड़ा गया यहाँ पर, इसका मतलब है ये आधा है। य प्लस आ, या के साथ आ जोड़ दिया। क प्लस अ प्लस र प्लस अ प्लस ण प्लस अ, व्याकरण। यानी व आधा रह गया हमारा, क्योंकि उसके साथ आ जुड़ा हुआ नहीं था। ऐसे ही इसमें र आधा था, क्योंकि इसके साथ आ जुड़ा हुआ नहीं था। उपर्युक्त वर्णों को और छोटे खंडों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार वर्ण ध्वनि की वह छोटी से छोटी इकाई है जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता। वर्ण सबसे छोटी इकाई होती है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। अब इसकी परिभाषा पढ़ लेते हैं कि वर्ण की परिभाषा क्या होती है। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके खंड न किए जाएं, अर्थात जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, वर्ण कहलाती है। वर्णमाला। अब इसके बाद क्या आती है? वर्णमाला। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 यानी 52 वर्ण होते हैं। वर्ण के भेद। अब वर्णों के भेद कितने होते हैं? उच्चारण तथा प्रयोग के आधार पर वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर तथा व्यंजन। जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं तो उसके आधार पर वर्णों को 2 भागों में बांट दिया, स्वर और व्यंजन। अब स्वर कितने होते हैं और क्या होते हैं, इनकी परिभाषा पढ़ लीजिएगा। बिना किसी बाधा के स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। अर्थात स्वरों को बोलने में हमें कोई भी परेशानी नहीं होती है और ये अपने आप में पूर्ण स्वतंत्र होते हैं। इन्हें किसी दूसरे की सहायता की आवश्यकता नहीं है। हिंदी भाषा में 11 स्वर होते हैं। अ, आ, ई, ओ, ऊ, ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ, ये हमारे 11 स्वर हैं। स्वर के भेद। अब स्वरों के भेद पढ़ लेते हैं। उच्चारण की में
लगने वाले समय के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं। उच्चारण में जिस तरह से समय लगता है तो समय के आधार पर स्वर को 3 भागों में बांट दिया गया है, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर तथा प्लुप्त स्वर। अब हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर, अब ये क्या होते हैं इनको अलग अलग पढ़ लीजिएगा। हर्ष स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं। ये 4 हैं। कौन कौन से हैं 4? अ, ई, उ, ऊ। अ, ई, उ और ऋषि, अर्थात बहुत कम समय लग गए, झटके के साथ बोले जाते हैं और बहुत ही हल्की ध्वनि में ये बोले जाते हैं। दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वरों से 2 गुना समय लगता है, ये हर्ष स्वर बोले जाते हैं, इससे कहीं ज़्यादा समय लगता है, उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। ये 7 हैं। अब ये 7 कौन से हैं? जिनको बोलने में समय अधिक लगता है वो दीर्घ स्वर होते हैं। और ये कौन से हैं? आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। तो ये हमारे 7 हैं, ये दीर्घ स्वर कहलाते हैं। अब आता है प्लुप्त स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से अधिक यानी हर्ष स्वर से 3 गुना समय लगता है, उन्हें हम प्लुप्त स्वर कहते हैं। जैसे ओम, राम आदि। ये जो इकाई होती है बीच में ये जो बना देते हैं, ये अ की ध्वनि हमारे साथ देती है। हम जिस वर्ण को बोलते हैं उसमें अ की ध्वनि लगती है। अगर हम ओम का उच्चारण करें तो ओम का उच्चारण बहुत ही बड़ा होता है और हर्ष और दीर्घ स्वर से कहीं अधिक लंबा होता है, तो इसलिए इसको प्लुप्त स्वर कहा जाता है। अर्थात इसमें एक बीच का जो स्वर है वो गुम है, दबा हुआ है। अब आता है बच्चों व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है वे व्यंजन कहलाते हैं। अब ये व्यंजन की परिभाषा हो गई। व्यंजन अपने आप में स्वतंत्र नहीं होते, इन्हें बिना स्वरों की सहायता के बोला ही नहीं जा सकता। तो इसलिए ये, क्योंकि इन्हें स्वरों के लिए अक्सर स्वरों की सहायता ली जाती है इनको बोलने के लिए, इसलिए ये व्यंजन कहलाते हैं। स्वर अ के बिना व्यंजनों का उच्चारण नहीं किया जा सकता। कौन सा स्वर है? अ। इसके बिना किसी भी व्यंजन का उच्चारण नहीं किया जा सकता। हिंदी व्यंजन संख्या में 33 + 2 + 4 बराबर 39, 39, 33 + 2 + 4 39 यानी 39 होते हैं। अर्थात क वर्ग से प वर्ग तक तथा य से ज्ञ तक के वर्ण व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। स्वर के साथ बोले जाने वाले ये अक्षर कहलाते हैं। अर्थात क से लेकर के प वर्ग तक 5 वर्ग होते हैं और 5 वर्गों के बाद य से लेकर ज्ञ तक के अंतस्थ, ऊष्म ये और संयुक्त, इस तरह से व्यंजन के भेद अलग अलग कर दिए गए हैं। अब व्यंजन के भेद। व्यंजन के 3 भेद होते हैं, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। अब पहले आते हैं स्पर्श व्यंजन।